भाई अपने सेथ रॉलिंस का मन नहीं भरा है अभी भी रोमन रेंज से। ही डिस्ट्रॉयड रोमन रेंज जस्ट इन वन लाइन। इसके अलावा गाइस ब्रॉक लेसनर का टेलीविजन के ऊपर आपको कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है ना, इसके बारे में एक ऐसी बात पता चली जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। क्या सिर्फ अंडरटेकर इस साल हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होंगे और ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली का मैच होगा भी या नहीं? तो गाइस हर बार की तरह बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। तो अगर आप एजे स्टाइल्स के फैन हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उनको अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहते हो, क्योंकि गाइस एजे स्टाइल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ मल्टी ईयर की एक डील साइन कर ली है। और इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताऊं तो अब जो समर आने वाला है ना, उसके अंदर एजे स्टाइल्स का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। और ये कॉन्ट्रैक्ट पता आपको कब से चल रहा है? जब से उन्होंने पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन किया था, वो जब वो रॉयल रंबल में आए थे। तो इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ था। और एजे स्टाइल्स यहाँ पर बीच में मेरे को पता है 1 साल पहले इंटरव्यू के अंदर ये भी कह रहे थे कि शायद उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो शायद वो रिटायर हो सकते हैं। बट उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया है, जो कि हमारे लिए तो भाई काफी अच्छी बात है। एजे स्टाइल्स ने मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 3 साल का तो ये हो गई। और गाइस अगर आप ये जानना चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे मिलने वाले एजे स्टाइल्स को, क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं, जानना ही चाहते होगे। 1 साल के उनके हैं $3 मिलियन। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो भाई ये 22 करोड़ के आसपास आते हैं। तो इस पैसे में एजे स्टाइल्स को साइन कर लिया डब्ल्यूडब्ल्यू में। और डब्ल्यूडब्ल्यू का बिलीफ ये है कि भाई एजे स्टाइल्स को तो फिर कम रकम दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम उनसे वसूल सकते हैं उनको टेलीविजन के ऊपर अच्छा बुक करके। तो भाई गुड न्यूज है, एजे स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यू की रहने वाले हैं एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों तक। और इस बात से हमको कोई बात कंफर्म होकर पता चलती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। अब मैंने आपको रूमर तो बताई दी ऑलरेडी कि केविन ओवेंस एंड स्टोन कोल्ड का डब्ल्यूडब्ल्यू मैच प्लान कर रही है रेसलमेनिया के अंदर। अब तो जिस तरीके से बातें आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मैच होगा ही, मतलब इस मैच को कोई नहीं रोक सकता। अभी आप लोग सोच रहे हो कि टैग टीम डिवीजन में क्यों है केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस के साथ क्या कर रहे हैं? तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ ऐसा प्लान है कि ये फ्यूड शायद उनको लीड कर सकती है स्टोन कोल्ड के साथ एक मैच के लिए। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, ट्विटर के ऊपर एक फैन ने लिखा केविन ओवेंस को टैग करते हुए, थॉट्स ऑन टेक्सास स्पेसिफिकली विक्टोरिया टेक्सास, जो कि स्टोन कोल्ड का होम टाउन है। तो गाइस इसके ऊपर क्या रिप्लाई है केविन ओवेंस का, आप लोग देख सकते हो। साउंड्स लाइक रियली लेम प्लेस, यानी वो बेइज्जती कर रहे हैं स्टोन कोल्ड के होम टाउन की। भाई ऐसा बंदा क्यों करेगा? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को प्लान कर रही है और केविन ओवेंस इसकी हाइप बनाना चाहते हैं, बताते हुए भी वो नहीं बताना चाह रहे। कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ऐसे लेकर चल रही है। तो देखते हैं कब तक वो चीज होती है। अभी आपको पता है अगला पेपर भी रेसल में नहीं है, तो शायद 2-3 हफ्तों के अंदर हम लोगों को एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड की फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्टोन कोल्ड वापस आएंगे तो कैसा लगता है देख के, उसके लिए मैं तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम में आने को लेकर। अब जैसे कि आपको पता है रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बात को अनाउंस किया था कि अंडरटेकर जो इस साल हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं। तो बुली रे का यहां पर कहना यह है कि इस साल की जो हॉल ऑफ फेम है वो सिर्फ अंडरटेकर के लिए रखनी चाहिए, मतलब अंडरटेकर के अलावा कोई और बंदा हॉल ऑफ फेम में इस साल इंडक्ट हो ही ना। आपको पता है हर साल का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे रहता है कि एक सबसे जो बड़ा नाम होता है वो हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन करता है और बाकी जो है कुछ और लेजेंड्स भी होते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा मानना है बुली रे का कि ये वाला जो साल है ना वो सिर्फ अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन का होना चाहिए, क्योंकि देखो अंडरटेकर पहली बात में डब्ल्यूडब्ल्यू की सबसे बेस्ट क्रिएशन है। और दूसरी बात है कि अंडरटेकर को कोई एक बंदा इंडक्ट करे हॉल ऑफ फेम में वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो जितने लोगों ने अंडरटेकर के इस करियर के अंदर जो उनके साथ रहे इस तरीके से, अगर वो सारे लोग हॉल ऑफ फेम उनको इंडक्ट करते हैं, पूरा शो ही मतलब पूरा हॉल ऑफ फेम इस साल का अगर अंडरटेकर को डेडिकेट करते हैं तो शायद एक अच्छी बात होगी। वैसे आइडिया काफी सही है बुली रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हॉल ऑफ फेम वर्ड सुनकर अंडरटेकर की याद, मतलब अंडरटेकर ऑलरेडी हॉल ऑफ फेमर बन चुके थे हॉल ऑफ फेम में आने से पहले, फैंस के दिमाग में, उनके दिलों में ही। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ स्पेशल करती है अंडरटेकर के लिए तो शायद सही आइडिया हो सकता है। बाकी इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात लगी इसके लिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के चैंपियनशिप डिफेंड करने को लेकर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू एडवर्टाइज कर रही है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर 5 मार्च को ही होने वाला है। अब गाइस आपको पता है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर होना तो आपको पता होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है बॉबी लैशली के बारे में ये सोच रही है कि अभी तो वो इंजर्ड रहने वाले हैं, उनके शोल्डर में जो है प्रॉब्लम है और ये भी रिपोर्ट्स आई कि उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो फिर आखिर ऐसे में कैसे 5 मार्च, जो कि बस अब कुछ ही टाइम बाद है, ब्रॉक लेसनर का मैच बॉबी लैशली से कैसे हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए? तो गाइस मोस्ट लाइकली यहां पर यही होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इस वाले मैच को चेंज करना पड़ेगा। भले ही मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाले यही एडवर्टाइज कर रहे हैं कि बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा, लेकिन बॉबी लैशली अगर अपनी सही हालत में आ रहे तो कभी भी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर सकते। जैसे हमने चेंबर के अंदर देखा, बॉबी लैशली आया तो सही, लेकिन क्योंकि उनको अपनी सर्जरी को उनको अपने शोल्डर को और ज्यादा हर्ट नहीं करना था, इस वजह से उन्होंने मैच में कंपीट नहीं किया। तो यहाँ पर इससे तो ये पता लगता है कि भाई ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का जो मैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ एडवर्टाइज कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू
शायद उसको चेंज ही कर देगी। वो चेंज करके क्या होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है देखने के लिए, क्योंकि बॉबी लैशली इस हालत में तो एटलीस्ट कंपीट नहीं कर सकते। और भाई तुमको ब्रॉक लेसनर के साथ कंपीट करना है, बड़ा मैच देना है, या तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का पोवर्ट करने वाली है। तो ये यहाँ पर कुछ बातें जो कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई क्या है बॉबी लैशली का सीन, अभी तो वो 4 महीने के लिए गायब से अचानक से कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ तो गेम खेल रही है, अब एग्जैक्टली कैसे वो हमको आने वाले हफ्ते में मुझे पता लग ही जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और एक चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी ज्यादा सैड है, आपको पता है साल की सबसे बड़ी रॉ कौन सी होती है? वैसे अगर आप ज्यादा सोचो तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी रॉ होती है। और गाइस पिछले कुछ सालों में रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का हाल कुछ ऐसा रहा है कि कुछ मिनट्स के अंदर जैसे टिकट्स लाइव जाती हैं वो शो जो है पूरा सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन गाइस इस बार जो हालत है वो काफी खराब है, अभी आधे से भी जो ज्यादा टिकट्स हैं वो बिकी नहीं है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लिए, जबकि उसको खुले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। मतलब कहाँ सोचो 5-10 मिनट में जो सारी टिकट्स है वो बिक जाती थी, लेकिन इस बार की रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का हाल जो है काफी गड़बड़ सा है। अब इसके पीछे एक रीजन जो आपको लग रहा होगा सिंपल सा मेरे दिमाग में आया कि शायद फैंस को इंटरेस्ट ही नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई को उतना देखने में, लेकिन यहाँ पर कुछ और रीजन भी है, क्योंकि आपको पता है जो पूरा रेसलमेनिया का वीकेंड है वो भरा पड़ा है चीजों से, जहाँ पर स्मैकडाउन भी है, हॉल ऑफ फेम भी है, रेसलमेनिया की 2 नाइट्स भी है, एनएक्सटी का स्टैंड एंड डिलीवर भी है। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद हो सकता है कि जो फैंस हैं, जो हार्डकोर फैंस होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज देखने के लिए हैं, तो शायद उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है इसको देखने के लिए। बट जो भी है, अगर आपको रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में एक टिकट जो एक सीट भरी भी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या सुधरती है या फिर नहीं, बट हाँ फिलहाल के लिए जैसे मिनटों में टिकट्स बिक जाती थी, इस साल की रॉ का वैसा हाल नहीं है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं डेमियन प्रीस्ट के उस रिकॉर्ड के बारे में जो कि 2013-14 में था, और उसके बाद अब वो डेमियन प्रीस्ट ने किया है। तो गाइस डेमियन प्रीस्ट का जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का रेन है वो 186 डेज का हो चुका है। और गाइस ये 2013-14 के डीन एम्ब्रोस के रेन के बाद सबसे बड़ा रेन है। इसके बाद जो चैंपियंस हमको देखने को मिले वो थे एजे स्टाइल्स, जिगलर, मिज, केविन ओवंस, रॉबर्ट रूड, सैमी ज़ेन, जिंदर महल, जेफ हार्डी, अपोलो क्रूज, लेकिन इनमें से कोई भी सुपरस्टार डीन एम्ब्रोस के बाद नहीं था, और इनसे मतलब इनके बाद ही था। लेकिन हाँ अब डीन एम्ब्रोस के बाद डेमियन प्रीस्ट का नाम हो चुका है कि 2013-14 से ये यूएस चैंपियनशिप के लिए सबसे बड़ा रेन है किसी भी सुपरस्टार के लिए। तो इस मामले में देखा जाए तो डेमियन प्रीस्ट ने काफी कुछ कर लिया है, उनके कैरेक्टर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चेंजेस कर रही है, उनको थोड़ा सा हील वाला दिखाने की कोशिश कर रही है। बट हाँ जो भी है फिलहाल डेमियन प्रीस्ट का जो आइडिया है, जो उनकी स्टोरी लाइन है, मुझे तो लगता है काफी तक वर्क कर रही है, और लग रहा है उनको देख के कि हाँ भाई वो शो के ऊपर चैंपियन है। भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में सोचो तो सिर खुजलाना पड़ता है एक बार कि भाई कौन चैंपियन है। हालांकि ये चीज यूएस चैंपियनशिप के साथ नहीं, आपको भी पता है। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है टेलीविजन के ऊपर ये वाला जो ब्रॉक लेसनर है वो काफी ज्यादा खुशमिजाज लगता है, फैंस के साथ मिल रहा है मतलब हाथ मिला रहा है। आपको पता ही ये वाला ब्रॉक लेसनर कितना ज्यादा एंटरटेनिंग है शो के ऊपर। तो गाइस शेल्टन बेंजामिन जो कि आपको पता है ब्रॉक लेसनर के काफी ज्यादा क्लोज हैं, उन्होंने यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के करंट कैरेक्टर के बारे में कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जो तुम लेसनर टेलीविजन के ऊपर देख रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा मैच खाता है ब्रॉक लेसनर कैसा है रियल लाइफ में। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अब तक जो तुम इससे पहले ब्रॉक लेसनर देखते थे वो ब्रॉक लेसनर नहीं है जो कि रियल लाइफ में था, बल्कि अभी वाला ब्रॉक लेसनर रियल लाइफ में। और साथ में उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बात और बताई ब्रॉक लेसनर के बारे में कि अगर तुम ब्रॉक लेसनर के साथ हो तो तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि तुम ब्रॉक लेसनर के साथ कहां पर स्टैंड करते हो, या तो ब्रॉक लेसनर को तुमसे कोई लेना देना ही नहीं होगा, या फिर वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड होगा। मतलब सिक्के के यहाँ पर से ब्रॉक लेसनर के पास 2 पहलू हैं। और उन्होंने भी कहा कि भैया अपने फैंस के बीच में काफी चिल्ड रिलैक्स रहता है, और जो ब्रॉक लेसनर तुम अभी देख रहे हो वही ब्रॉक लेसनर रियल लाइफ में भी काफी हद तक सिमिलर है। और ये बात शेल्टन बेंजामिन से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर काफी क्लोज है, पास्ट में हमको पता कि एक साथ भी काम करते थे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर के बारे में। कहा मतलब मेरा भी बिलीव है कि नहीं ब्रॉक लेसनर काफी खूंखार सा होगा, है वो खूंखार उनके लिए जो उनके आसपास नहीं है, लेकिन जो उनके क्लोज वाले लोग हैं उनके साथ उनका जो बिहेवियर है वो वैसे ही रहता है जैसे कि अभी वो टेलीविजन के ऊपर है। तो सोचो भाई क्या होगा अगर आप ब्रॉक लेसनर के क्लोज रहते हो। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो कि शेल्टन बेंजामिन ने ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर के बारे में कही, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। अब सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का हमको मैच देखने को मिला रॉयल रंबल के अंदर। हाँ मैच की एंडिंग के अंदर हमको पता डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, और नोट करने वाली बात यह है कि मैच में जीते थे सेथ रॉलिंस, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उनको विक्ट्री मिली थी, लेकिन आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से टाइटल चेंज नहीं होता। तो गाइस इसी बात को सेथ रॉलिंस ने जो है ऐसे उठा के पॉइंट करने की कोशिश करी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ट्वीट डाला जहां पर उन्होंने लिखा द वंस, और साथ में उन्होंने टैग किया ऊसोस, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को, मतलब कि ये वाला साइन के साथ। अब गाइस इसके मजे ले लिए सिर्फ एक लाइन के अंदर सेथ रॉलिंस ने, और उन्होंने क्या ट्वीट किया वो आप लोग देख सकते हो इसमें आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने कहा स्टिल कांट गेट वन विन ओवर लिल ओल सेथी, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया
तुम कितना भी वी द वन कर लो, तुम एक भी विन मेरे खिलाफ नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी टाइटल मैचेस के अंदर जो रोमन रेंस का रिकॉर्ड है वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में काफी बुरा है। इस बार चैंपियनशिप वो ले जरूर गए, लेकिन स्टिल जो उनको विक्ट्री है वो नहीं मिलती। तो इस एक लाइन के अंदर सेथ रॉलिंस ने जो है रोमन रेंस की बिल्कुल कच्ची कर दी। मैं तो अभी इनके बीच में एक फीड और देखना चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें थी मुझे वो सेटिस्फाई करने वाली नहीं लगी। और हाँ गाइस, एक इंटरेस्टिंग वीडियो भी आई है सेथ रॉलिंस की, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एलिमिनेशन चेंबर के बाद की है, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर इससे पहले सेथ रॉलिंस ये कह रहे थे कि भैया हेडलाइन मुझे ही करनी है, मेरा मेन इवेंट का स्पॉट है रेसलमेनिया के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने उनका आप चेहरा देख सकते हो कितने ज्यादा हमको उदास मायूस से सेथ रॉलिंस देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी दिल में तो कसक उनके जरूर है कि रोमन रेंस के अगेंस्ट से उनको यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी नहीं मिली, और जब डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप की बात आई तो भी उसके अंदर वो कुछ नहीं कर पाए। बट अब रेसलमेनिया सीजन आ रहा है, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेथ रॉलिंस के साथ कुछ अच्छा होगा। बाकी आपके क्या रिएक्शन है सेथ रॉलिंस ने जो रोमन रेंस को बात कही, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।